सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज अपन बात करेंगे, अपना सैलरी वाला चैप्टर चल रहा था। सैलरी वाले चैप्टर के अंदर अपनी पिछली बार बात हुई थी बेसिक सैलरी के बारे में और पे स्केल के बारे में और इंक्रीमेंट के बारे में। वेतनमान क्या होता है, मूल वेतन क्या होता है और वेतन वृद्धि क्या होती है। तो इसके बाद अब अपन आज बात करेंगे अलाउंसेस की, कि अलाउंसेस क्या होते हैं, भत्ते क्या होते हैं, और भत्तों के बारे में अपन आज बात करेंगे। पिछले लेक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में अपनी बात हुई थी मूल वेतन की। तो मूल वेतन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक वेतनमान होता है और ये मूल वेतन है, ये वेतन वृद्धि है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये है पूरा वेतनमान। और इस पे वेतनमान के आधार पर अपन मूल वेतन निकालेंगे। और मूल वेतन हमेशा क्या होता है, टैक्सेबल। मूल वेतन के साथ में यदि उसको फीस या कमीशन कोई मिल रहा है वो भी टैक्सेबल, उसमें भी कर लगता है। मूल वेतन के साथ यदि बोनस मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल होता है, उस पर भी कर लगाया जाता है। यदि नियोक्ता चाहे तो अग्रिम वेतन वृद्धि भी दी जा सकती है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे क्वेश्चन को करते समय सैलरी के, कि उसका मूल वेतन कितना है। मूल वेतन को निकालने के लिए आपको वेतनमान दिया जाएगा। इस वेतनमान के आधार पर अपन उसका मूल वेतन निकालेंगे। मूल वेतन को 12 से गुणा करके अपन उसका पूरे वर्ष का वेतन निकाल लेंगे। तो जैसे कल मैंने एक इलिस्ट्रेशन आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, ये वाला। इसमें एक बात ये हमेशा ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जब भी सैलरी का क्वेश्चन आप करेंगे तो ये देखेंगे कि वो जो कर्मचारी है जिसकी आप सैलरी की गणना कर रहे हैं, वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है। क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारी है तब तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वेतन लेंगे, और यदि सरकारी कर्मचारी है तो 1 मार्च से फरवरी तक का वेतन लेंगे। इसके आधार पर मूल वेतन निकाल लेंगे। मूल वेतन के साथ में फीस या कमीशन या बोनस भी कर योग्य होता है। इसके बाद में अपन आज बात करते हैं भत्तों की, अलाउंसेस की। तो देखिए, अलाउंसेस भत्ते, वेतन के साथ साथ कर्मचारी को कई बार नियोक्ता के द्वारा भत्ते भी दिए जाते हैं। अब ये भत्ते जो होते हैं ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिए जाएंगे, कौन कौन से भत्ते उसको दिए जा रहे हैं, अलाउंसेस कौन कौन से दिए जा रहे हैं। इन भत्तों के अंदर अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भत्ते जो होते हैं वो तो होते हैं पूर्णतया करमुक्त। कुछ भत्ते तो होते हैं पूर्णतया करमुक्त, यानी कि जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। पूर्णतया करमुक्त का मतलब फुल्ली टैक्स फ्री, पूर्णतया करमुक्त भत्ते। तो कुछ भत्ते तो ऐसे होंगे जिन पे अपन टैक्स नहीं लगाएंगे। कुछ भत्ते वो हैं जो आंशिक करमुक्त हैं। आंशिक करमुक्त का मतलब उस भत्ते की राशि में से कुछ राशि तो कर योग्य है और कुछ राशि करमुक्त है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, आंशिक करमुक्त, पार्टली टैक्स फ्री, यानी उसका एक पार्ट तो टैक्स फ्री है और एक पार्ट पे टैक्स लगेगा। कुछ हिस्सा कर योग्य, कुछ हिस्सा करमुक्त। और तीसरे प्रकार में वो भत्ते आते हैं जो पूर्णतया कर योग्य होते हैं, जिन पे पूरे पे ही टैक्स लगाया जाएगा। तो अब आपको इनको समझना है। इनमें से यदि आपको ये 2 समझ में आ गए तो फिर ये तो सारे के सारे कर योग्य होंगे ही होंगे। तो इसमें से अगर आपने करमुक्त याद कर लिए, करमुक्त आपके समझ में आ गए, आंशिक करमुक्त समझ में आ गए, तो इन दोनों को छोड़कर जो भी भत्ते होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे। तो अब इसमें से अपन आज पहले प्रकार के भत्तों की बात कर रहे हैं, पूर्णतया करमुक्त भत्ते, यानी फुल्ली टैक्स फ्री भत्ते, जिन पे कोई कर नहीं लगेगा। इसमें देखिए सबसे पहला भत्ता, सबसे पहला इसमें भत्ता आता है विदेशी भत्ता। विदेशी भत्ते का मतलब समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन, फॉरेन अलाउंस। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन, फॉरेन अलाउंस। अब इसका मतलब समझ लो, फॉरेन अलाउंस का मतलब क्या है। भारत का कोई व्यक्ति
भारतीय नागरिक जो या तो सरकारी हो, केंद्र सरकार के यहाँ कार्य कर रहा हो, अथवा राज्य सरकार का कर्मचारी हो, और उसको किसी कार्यवश, गवर्नमेंट के ही किसी कार्यवश फॉरेन के अंदर उसको भेज दिया किसी कार्य के लिए। अब फॉरेन में जब उसको भेजा तो वहाँ पर उसको कई प्रकार के भत्ते दिए वहाँ पे रहने के लिए, तो वो जो भत्ते उसको मिलेंगे वो भत्तों पे टैक्स नहीं लगेगा। तो वो भत्ते को क्या मानेंगे अपन? विदेशी भत्ता। क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो लिखा हुआ आएगा। तो इसके साथ में शर्त है, ये शर्त आपको ध्यान रखनी है। शर्त क्या है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कर्मचारी जो कि भारतीय नागरिक हो। साथ में इसमें शर्त क्या है कि वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? भारतीय नागरिक भी होना चाहिए। तो एक तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का व्यक्ति होना चाहिए और साथ में भारतीय नागरिक भी होना चाहिए। ये दो शर्तें लगी हुई हैं इसके साथ में, ये ध्यान रखना। कोई फॉरेन का व्यक्ति है, उसको विदेशी भत्ता मिल गया तो उस पर टैक्स लगाएंगे अपन? तो देखिए, विदेशी भत्ता पहले तो ये समझ लीजिए होता क्या है। विदेशी भत्ता क्या होता है? जो विदेश में यदि कार्य करना पड़े किसी कार्यवश, तो विदेश में कार्य करते समय उसको अतिरिक्त कुछ भत्ता दिया जाता है विदेश में कार्य करने के लिए। वो भत्ता टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री कब होगा? यदि वो व्यक्ति जिसको ये भत्ता मिला है वो एक तो भारतीय नागरिक हो और दूसरी शर्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी हो। तो उसको प्राप्त विदेशी भत्ता जो होगा वो कैसा होगा? टैक्स फ्री होगा। तो इसमें अब आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए और साथ में भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते। तो इसमें कोई विशेष बात समझनी नहीं है आपको, बिल्कुल क्लियर कट बात है। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी जजेस। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के यदि जजों को, न्यायाधीशों को कोई भी भत्ते मिलते हैं तो वो भत्ते क्या होते हैं? करमुक्त होते हैं, उस पर अपन टैक्स नहीं लगाते हैं। तो ये बात अब आपको ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से प्राप्त भत्ते। यदि किसी व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ, आप जानते हो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, तो यूएनओ से यदि किसी व्यक्ति को कोई भत्ता प्राप्त होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे सहायक संगठन हैं, जैसे यूनिसेफ है ना, यूनेस्को है ना, इसके अन्य अनेक प्रकार के संगठन हैं। तो या तो यूएनओ से कोई भत्ता प्राप्त हुआ हो या उसके किसी संगठन से कोई भत्ता प्राप्त हुआ हो, तो वो भत्ता भी क्या होगा? करमुक्त होगा, उस पर भी अपन टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ से यदि कोई भत्ता प्राप्त हुआ हो या संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से यदि कोई भत्ता प्राप्त हुआ हो तो वो टैक्स फ्री होता है। तो इनमें विशेष बात नहीं है, केवल ध्यान रखने की बात है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्राप्त भत्ते, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या उसके किसी संगठन से प्राप्त भत्ते, सार्क सदस्य देशों में प्राप्त भत्ते। इसको समझिए। अब पहले तो ये समझिए सार्क सदस्य क्या होते हैं। साउथ एशिया के दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनका एक समूह बना हुआ है। साउथ एशिया के, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है ना, ये कुछ संगठन बने हुए हैं। सार्क देशों का एक समूह बना हुआ है। तो इन सार्क देशों के समूह के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति है, और वो कौन से व्यक्ति हैं ये भी समझ लीजिए, अध्यापक या कोई प्रोफेसर को प्राप्त भत्ता। तो देखिए, सार्क सदस्य देशों के अंदर ये बात ध्यान रखनी है आपको, कोई अध्यापक, प्रोफेसर या कोई शोध छात्र, रिसर्च करने वाला कोई छात्र, रिसर्च स्कॉलर जिसको कहते हैं, दूसरे देश में कहीं वो गया सार्क देशों के अंदर,
तो 2 वर्ष तक, तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, 2 वर्ष तक प्राप्त भत्ते, 2 वर्ष तक प्राप्त भत्ते, हमेशा के लिए कर मुक्त नहीं होंगे। कितने वर्ष तक होंगे? 2 वर्ष तक प्राप्त भत्ते। तो इसमें ये पॉइंट अब आपको ध्यान रखना है। अब इस बात को, पूरे बात को क्लियर कर लीजिए। पहली बात, सबसे पहली बात तो वो किससे प्राप्त हो रहे हैं भत्ते? सार्क सदस्य देशों से। सार्क सदस्य देश कौन से होते हैं? साउथ एशिया के देशों का एक समूह है। अगर क्वेश्चन में ये कभी पॉइंट आया तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि वह व्यक्ति सार्क सदस्य देशों से उसको भत्ता प्राप्त हुआ। तो सार्क सदस्य देशों से प्राप्त भत्ता कब होगा कर मुक्त? यदि कोई अध्यापक या कोई प्रोफेसर या कोई शोध छात्र जो रिसर्च करने वाला छात्र है, रिसर्च स्कॉलर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, जो किसी अन्य सार्क सदस्य देशों में चला गया, किस लिए चला गया? किसी शोध करने के लिए या किसी एजुकेशनल काम से चला गया और उसको वहाँ कोई भत्ता प्राप्त हुआ, तो वो भत्ता करमुक्त होगा। लेकिन कब तक करमुक्त होगा? केवल 2 वर्ष तक प्राप्त भत्ते करमुक्त होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा के लिए करमुक्त नहीं है। ये भत्ता कितने दिन के लिए होगा? 2 वर्षों के लिए प्राप्त भत्ते, नियुक्ति से 2 वर्षों तक प्राप्त भत्ते करमुक्त होते हैं। तो देखिए, बड़े इजी से पॉइंट है। पहला, विदेश भत्ता। विदेश भत्ता में क्या ध्यान रखना है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए, और उसको कोई विदेशी भत्ता मिलता है विदेश में काम करने के लिए, तो वो करमुक्त होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको कोई भत्ते मिलते हैं, करमुक्त होंगे। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी संगठन जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ इत्यादि, इनसे कोई भत्ता प्राप्त होता है, करमुक्त होगा। सार्क सदस्य देशों से यदि कोई भत्ता प्राप्त हुआ, किसको? किसी टीचर को, किसी प्रोफेसर को, किसी शोध छात्र को, तो वो 2 वर्ष तक जो भत्ते प्राप्त होंगे वो करमुक्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ये यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है आईएएस वगैरह के या सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे। तो ये एक संगठन आयोग बना हुआ है ये भारत के अंदर, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का एक तो अध्यक्ष या उसके कोई मेंबर्स, सदस्य, इनको कोई प्राप्त भत्ते होते हैं तो वो भी करमुक्त होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कौन से भत्ते करमुक्त होंगे? सारे नहीं होंगे। एक तो वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और एक नियामक व्यय भत्ता। नियामक व्यय भत्ता, ये 2 भत्ते हैं जो करमुक्त होंगे। एक तो वाहन भत्ता और एक नियामक व्यय भत्ता। ये 2 भत्ते जो होंगे वो करमुक्त होने जाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके कोई सदस्य, उनको यदि कोई वाहन भत्ता या नियामक व्यय भत्ता मिलता है तो वो करमुक्त होता है। अब ये एक लास्ट पॉइंट है, इसमें छठा पॉइंट, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। अब इसका मतलब समझ लो पहले तो। कर्तव्य, मान लो कोई व्यक्ति है, वो सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट में काम करता है। अब उसको किसी काम से गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जयपुर जाना है, कि काम से जयपुर जाना है, तो उसको जयपुर जाना उसका क्या है? कर्तव्य। अब वो जयपुर व्यक्ति जाएगा तो जयपुर जाने के लिए वो यात्रा करेगा बस से या ट्रेन से, किसी से भी, तो उसको आने जाने का भत्ता मिलेगा जयपुर। समझ में आ रही है बात आपको? तो वो भत्ता क्या होगा? करमुक्त होगा। तो देखिए इसको, अब ये इसमें कई प्रकार के भत्ते आएंगे तो इनको एक ही बार में समझ लीजिए। कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। इन विशेष भत्तों के अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा एक साथ ही। इसमें कौन कौन से भत्ते हैं? एक तो यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, एक है इसके अंदर दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, एक है इसके अंदर सवारी भत्ता,
कन्वेंस अलाउंस, एक है इसके अंदर सहायक भत्ता, हेल्पर अलाउंस, और एक है इसके अंदर वर्दी भत्ता, ड्रेस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, और एक इसमें लास्ट है शैक्षणिक एवं अनुसंधान भत्ता। इसको कहते हैं एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस। अब इन 6 भत्तों को एक साथ समझ लीजिए। ये 6 भत्ते हैं। यात्रा भत्ता, कन्वेंस यात्रा भत्ता को क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग अलाउंस। दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस। सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस। सहायक भत्ता, हेल्पर अलाउंस। वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस। शैक्षणिक एवं अनुसंधान भत्ता, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस। अब इनको एक बार में ही समझ लेना है, और इसमें एक शर्त है, वो शर्त भी समझनी है। इसमें एक शर्त है, वो शर्त भी समझनी है। तो एक शर्त भी समझनी है और ये सारे भत्ते एक साथ समझने अच्छे हैं। देखो अब इसको समझो। ये सारे भत्ते किस चीज़ के लिए मिले हैं? पहले तो ये क्लियर कर लो। ये सारे भत्ते किस चीज़ के लिए मिले हैं? कर्तव्य पालन हेतु। अब इसका मतलब समझ लो। मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसको उसके बॉस ने कहा कि आपको कंपनी के काम से जयपुर जाके आना है, तो उसको जयपुर आने जाने का उसने बस का किराया दिया या ट्रेन का किराया दिया, तो वो जो यात्रा करने का उसको भत्ता मिला, वो क्या मानेंगे अपन? करमुक्त। साथ में उसको वहाँ पे जयपुर गया, वो 2 दिन के लिए उसको रुका, 2 दिन उसको काम था जयपुर के अंदर, कंपनी का काम था, अपने काम से नहीं गया, व्यक्तिगत काम से नहीं गया वो जयपुर। वो किसके काम से गया है? कंपनी के काम से गया है। तो कंपनी ने उसको आने जाने का किराया दिया, वो तो हो गया यात्रा भत्ता। फिर वहाँ पर वो 2 दिन जयपुर में रुकेगा, तो जयपुर में 2 दिन कोई भूखा प्यासा थोड़ी रहेगा वो, तो उसको 2 दिन वहाँ खाने पीने के लिए भी पैसा दिया। तो वो उसको क्या मिला? उसको क्या कहते हैं? डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। तो उसको भी अपन टैक्स थोड़ी लगाएंगे उस पर। वो जो पैसा मिला उसने खर्च कर दिया खाने पीने पे, तो वो हो गया दैनिक भत्ता। फिर वहाँ पर जयपुर में उसको ऑटो में घूमना पड़ा, बस में जाना पड़ा, इधर से उधर उसको जाना था काम से, तो उसने कभी टैक्सी करी, कभी ऑटो करी, कभी बस से गया, कभी रिक्शा से गया, तो उसको वो जो भत्ता मिला सवारी भत्ता, वो भी अपन उस पर भी टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सारे कार्य वो किसके लिए कर रहा है? ये इम्पोर्टेंट बात है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि व्यक्तिगत काम से नहीं गया है वो किसके काम से गया है? कंपनी के काम से गया है, अपनी ड्यूटी करने के लिए गया है, अपने कर्तव्य पालन के लिए गया है वो वहाँ पे जयपुर। तो उसको जयपुर आने जाने का किराया मिला, करमुक्त मान लेंगे। दैनिक भत्ता मिला, डेली खाने पीने के लिए जो पैसा मिला, करमुक्त मान लेंगे। सवारी भत्ता, कन्वेंस के लिए उसको कोई पैसा मिला, ऑटो के लिए, टैक्सी के लिए, बस में आने जाने के लिए जो पैसा मिला, सवारी भत्ता मिला, वो भी करमुक्त मान लेंगे। सहायक भत्ता, उसको हेल्पर करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक आदमी साथ में दिया, उसका कोई भत्ता मिला, वो भी करमुक्त मान लेंगे। यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्म के लिए यदि कोई भत्ता देती है कंपनी या गवर्नमेंट, तो वो पोशाक भत्ता भी कहते हैं इसको, वर्दी भत्ता भी कहते हैं, वो भी अपन क्या मानेंगे? करमुक्त। क्योंकि ये किसके लिए दिए जा रहे हैं? सारे कर्तव्य पालन के लिए दिए जा रहे हैं। और किसी टीचर को या किसी लेक्चरर को शैक्षणिक एवं अनुसंधान भत्ता मिलता है, एकेडमिक कार्यों के लिए, अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, या कोई एकेडमिक कार्य करने के लिए कोई भत्ता मिलता है, तो वो भी किसके लिए है? कर्तव्य पालन के लिए। तो उसको भी अपन टैक्स फ्री मानेंगे। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ये 6 बातें आपको। ये 6 भत्ते किस चीज़ के लिए मिले हैं? कर्तव्य पालन के लिए। तो इनको अपन क्या मानेंगे? करमुक्त। कौन कौन से भत्ते हैं? अब इसमें नोट वाली बात समझ लीजिए। नोट एक लगाया है मैंने यहाँ पर, तो ये नोट समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसमें उलझ जाएगा तो आपको नोट में उलझा देगा। इसका मतलब ये समझिए, एक व्यक्ति को जयपुर आने जाने के लिए यात्रा भत्ता मिला, और यात्रा भत्ता उसको दिया 1000 रुपये कंपनी ने, और उसके जयपुर आने जाने में खर्च हुए कितने रुपए? 800 रुपये। तो उसके 200 रुपये जो बच गए, उस पर अपन टैक्स लगाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको।
मैंने आपको कहा था कि इनकम टैक्स जब भी आप पढ़ोगे तो इनकम टैक्स को किस तरीके से समझोगे आप, कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो। अगर ये बात ध्यान में रख के आप समझोगे तो इनकम टैक्स तुरंत समझ में आएगी आपको। तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कर्तव्य पालन के लिए वो व्यक्ति गया था जयपुर, कंपनी ने उसको जयपुर भेजा और आने जाने के लिए उसको कितने रुपए दिए, 1000 रुपये दिए कि चलो आपके आने जाने के लिए 1000 रुपये रख लो आप। 1000 में से उसने 800 रुपये आने जाने में खर्च कर दिए किराए में, तो उसने 200 रुपये जो बचा लिए उस पर अपन टैक्स लगाएंगे। अगर वो 1000 रुपये पूरे खर्च कर देगा तो उस पर अपन कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, संबंधित, इसको नोट कर लीजिए बात को यहाँ पर, संबंधित प्रयोजन पर व्यय की गई राशि, व्यय की गई राशि तक कर मुक्त होते हैं। संबंधित व्यय की गई राशि तक कर मुक्त होते हैं। शेष राशि, शेष राशि यदि कोई हो तो, यदि कोई हो तो कर योग्य होगी। ये बात अब इसमें आपको नोट पे ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब इस पॉइंट को वापस से एक बार क्लियर कर लीजिए। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन के लिए, अपने ऑफिस के काम से, व्यक्तिगत कार्य से नहीं, कर्तव्य पालन के लिए उसको यदि कोई भत्ता मिलता है तो वो भत्ता करमुक्त होता है। लेकिन उस प्राप्त भत्ते में से यदि कोई राशि बच जाती है तो वो बची हुई राशि को अपन टैक्स लगाते हैं, बची हुई राशि पर कर लगाया जाता है। जैसे एक कंपनी के काम से व्यक्ति गया जयपुर, तो उसको आने जाने के लिए यात्रा भत्ता मिला। कितने रुपए यात्रा भत्ता के मिले, 1000 रुपये। 1000 रुपये में से उसने 800 रुपये खर्च कर दिए, 200 रुपये उसने बचा लिए, तो उस 200 रुपये पे अपन टैक्स लगाएंगे। उसको वहाँ पर जयपुर में 2 दिन रुका, 2 दिन रुका तो उसको खाने पीने के लिए 2000 रुपये दिए कंपनी ने कि आपके 2 दिन के अंदर जो भी खर्च होगा, वहाँ रुकने के लिए भी खर्च हो सकता है, आपको होटल में रुकना पड़े, आपको खाने पीने के जो पैसे लगें उसके लिए 2000 रुपये दिए उसको, और उसने 1500 रुपये खर्च कर दिए। तो 500 रुपये जो उसने बचा लिए, उस बचाई गई 500 रुपये की राशि पर अपन टैक्स लगाएंगे। उसको जयपुर में घूमने के लिए, इधर उधर कंपनी के काम से आने जाने के लिए सवारी भत्ता दिया, टैक्सी के लिए, रिक्शा के लिए, बस में आने जाने के लिए उसको मान लो 1000 रुपये का ये सवारी भत्ता दिया। उसने 1000 में से 600 रुपये ही खर्च करे, 400 रुपये बचा लिए, तो उस 400 रुपये बचाई गई राशि पर अपन टैक्स लगाएंगे। यदि पूरी राशि उसने खर्च कर दी तो अपन कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। जयपुर आने जाने के लिए उसको 1000 रुपये दिए थे, उसने 1000 रुपये पूरे खर्च कर दिए, तो अपन टैक्स नहीं लगाएंगे। दैनिक भत्ते के लिए उसको पैसे मिले थे 2000 रुपये, उसने पूरे 2000 रुपये खर्च कर दिए, तो अपन उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, बशर्ते वो पैसा किसके लिए मिला हुआ है, कर्तव्य पालन के लिए मिला हुआ होना चाहिए। ये इसकी कंपलसरी शर्त है कि वो व्यक्तिगत काम से नहीं गया, अपने ऑफिस के काम से गया है, अपनी ड्यूटी के काम से गया है, ड्यूटी करने के लिए गया है। तो इसमें ये बात आपको नोट में ध्यान रखनी है। अगर सवाल में ये नोट लगाया कि उसको दिन यात्रा भत्ता के लिए 1000 रुपये मिले थे, उसने 900 रुपये खर्च कर दिए, तो अपन 900 रुपये पे तो टैक्स नहीं लगाएंगे, 100 रुपये जो उसने बचा लिया उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं अपन, फिर इस लेक्चर को अपन ख़त्म करेंगे। अपना सैलरी वाला पॉइंट चल रहा था, आज अपन ने बात किसकी करी है, भत्ते की बात चालू करी है, अलाउंसेस की बात चालू करी है। अलाउंसेस हर क्वेश्चन के अंदर आएंगे ही आएंगे। सैलरी का आपके 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है 20 नंबर का क्वेश्चन, और उसमें भत्ते तो ज़रूर पूछे जाते हैं। सैलरी का क्वेश्चन बिना अलाउंस के होता ही नहीं है। तो अपन भत्ते के अंदर मैंने आपको बताया 3 प्रकार के भत्ते होते हैं, पूर्णतया करमुक्त, आंशिक करमुक्त और पूर्णतया करयोग्य। तो पूर्णतया करमुक्त के अंदर 6 भत्ते हैं, केवल 6 भत्ते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, विदेश भत्ता। विदेश भत्ता किसको मिलेगा,
जब कर मुक्त होगा, एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए पहली शर्त, दूसरा केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए और अपने गवर्नमेंट के काम से फ़ॉरेन चला गया, फ़ॉरेन में उसको कोई भत्ता मिला, कर मुक्त। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई भत्ता मिला, कर मुक्त। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से कोई भत्ता प्राप्त हुआ, कर मुक्त। सार्क सदस्य देशों में कोई भत्ता प्राप्त हुआ अध्यापक, प्रोफेसर या शोध छात्र को, तो वो 2 वर्ष तक कर मुक्त। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वाहन भत्ता और नियामक व्यय भत्ता मिला तो वो कर मुक्त। और कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते, ये भत्तों के साथ शर्त लगी हुई है। कर्तव्य पालन के लिए 6 प्रकार के भत्ते हैं, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, वर्दी भत्ता और शैक्षणिक और अनुसंधान भत्ता। ये 6 भत्ते हैं। यदि इनमें से कोई राशि उसने कर्मचारी ने बचा ली तो बचाई गई राशि पे टैक्स लगेगा। ये बात यहाँ नोट के अंदर नोट करनी है, अपने को समझनी है। अगर उसने पूरी राशि खर्च कर दी तो उस पर कोई टैक्स अपन नहीं लगाएंगे। तो अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे आंशिक करमुक्त भत्ते की। अगर आपको ये 6 भत्ते ध्यान में हैं और ये वाले आंशिक करमुक्त भत्ते याद हैं तो इन दोनों के अलावा जो भी भत्ते होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पूर्णतः कर योग्य। तो इसको याद करने की अगर आप एक बार समझ लेना, बाकी ये 2 याद है तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के अलावा जो भी कुछ बचेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कर योग्य। ये कौन से 6 भत्ते हैं, करमुक्त। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे आंशिक करमुक्त। आंशिक का मतलब कुछ कर योग्य हैं, कुछ करमुक्त हैं। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।